ज्वाइन कर चुके हैं अदनान पराचा, तर्जुमान हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया अदनान साहब। अदनान साहब, पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन का सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है। अब तो स्किल वर्कर्स भी यानी तालीम याफ्ता तबका भी पाकिस्तान से तेज़ी से बाहर जा रहा है, बैरून ममालिक मुंतकिल हो रहा है, जिसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, टीचर्स हैं, मैनेजर्स हैं। ये बाहर जो जा रहा है तबका हमारा तालीम याफ्ता, इसको आप पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? जी, बहुत शुक्रिया जी। गिलानी साहब देखें, हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे कोविड के बाद हमारा जो पूरी ग्लोबल जो है ओपनिंग जो हमारी हुई है वो 2022 से हुई है। तो हमारे पास 2020 और 2021 के अंदर जो वर्कफ़ोर्स थी पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड वो कहीं पे भी डिप्लॉय नहीं हो सकी थी, और कंपनीज़ वग़ैरह और जितनी भी बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। और जो वर्क फ़ोर्स है अपने-अपने मुल्कों को वापस चली गई थी। 2022 में जो हमारी वर्क फ़ोर्स तकरीबन 8,29,000 के करीब गई है, वो बहुत अच्छा फ़िगर था। और 2023 के अंदर जो आप वर्क फ़ोर्स जो इस टाइम पे तकरीबन ऑलमोस्ट 6 लाख के करीब जा चुकी है पाकिस्तान से, ये मैं समझता हूँ कि ये तकरीबन 7 से साढ़े 7 लाख वर्क फ़ोर्स होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास बैकलॉग वर्क फ़ोर्स का अवेलेबल है। हमारे कोविड के बाद हमारे वो चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक नहीं मिल पा रही दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, कि जिसकी वजह से हम अपनी जो हमारे पीछे जो बैकलॉग वर्क फ़ोर्स का है, उनको भी पाकिस्तान से बाहर भेज सकें। तो ये आपकी निगाह में पॉजिटिव या नेगेटिव, इनमें इसको हम किस जी, तनाजुर में लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे? अगर पॉजिटिव एग्ज़ैक्टली लेते जी हैं मैं तो ऑब्वियसली रेमिटेंसेस पे फिर अच्छे असरात आने चाहिए, और अगर नेगेटिव लेंगे तो उसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इतने अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से लोग बदहाली से परेशान होकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं और मुलाजमत के हवाले से जा रहे हैं। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि इस टाइम पे जो हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस हैं थोड़ी-सी, वो हमारे इस टाइम पे उसके ऊपर प्रेशर है। हमारा डॉलर के ऊपर हमारे पाक रुपीज़ पे प्रेशर है, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो थोड़ी डाउन हुई हैं हमारी। तो जिसकी वजह से हमारी वर्कफ़ोर्स इधर अनएम्प्लॉयड ज़्यादा हुई है, जिसमें हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग और मैनेजरियल पोस्ट के जो लोग हैं, जी। वो उनकी फ़िगर जो है थोड़ी-सी ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट की। इस साल 2023 के अंदर देखने में जो उसकी वजह से वो वर्कफ़ोर्स थोड़ी हमारी ज़्यादा गई है। जहाँ तक अब इसको मैं दूसरे एंड पे देखूँ, तो ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि इसी की वजह से हमारी रेमिटेंसेस में इज़ाफ़ा होता है। जैसे कि अभी आपने सवाल किया कि रेमिटेंसेस में इज़ाफ़ा क्यों नहीं हो पा रहा फिर, उसकी वजह ये है कि हमारे पिछले अरसे के अंदर जो हमारे रेमिटेंसेस के ऊपर जो प्रेशर रहा है डॉलर और पाक रुपीज़ के गैप की वजह से, जी। 30 से 40 रुपए का, उसकी वजह से हमारी रेमिटेंसेस में कमी आई है। लेकिन जो हमारे वफ़ाकी इदारे और हमारी निगरान गवर्नमेंट इस टाइम पे जो इक़दाम कर रही है, और इस टाइम पे जो क्रैकडाउन्स हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले महीनों में इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, क्योंकि हमारा फ़िस्कल ईयर 2023 का स्टार्ट जुलाई के महीने का जो रेमिटेंसेस का हुआ था, $2 अरब का हुआ जी। था, जो कि अगस्त के अंदर 2 अरब 10 करोड़, और अभी सितंबर में हमारे 2 अरब और 20 के करोड़ के करीब हुए। तो हमारी ग्रेजुअली रेमिटेंसेस थोड़ी-थोड़ी इंक्रीज़ हो रही हैं, टारगेट अचीव लेकिन कर पाएंगे हमें अब अपनी रेमिटेंसेस का? अगर थोड़ी थोड़ी हम अचीव कर रहे हैं फिगर्स को माहाना बुनियादों पर, तो आप समझते हैं कि सालाना बुनियादों पर हम अपने रेमिटेंसेस के हदफ को अबूर कर पाएंगे या हासिल कर पाएंगे? देखें, इसके अंदर हमारे जो है जो इस टाइम पे जो ऑपरेशंस हुए हैं, क्रैकडाउन्स वगैरह हुए हैं, उसका इम्पैक्ट आने वाले महीनों में पड़ेगा। और हम अगर टारगेट जो हमारी पिछली गवर्नमेंट ने जो टारगेट $33 अरब का रेमिटेंसेस का रखा था, जो कि एक्सपोर्ट का टारगेट था, वो $30 अरब के करीब रखा गया था लास्ट हमारे जो अभी वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने रखा है 2023-2024 के लिए। और जो हमारा जो रेमिटेंसेस का टारगेट है, वो $33 अरब है। जो हमारा स्टार्टिंग हुआ है 2023 से 2024 का फिस्कल ईयर, उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी स्टार्टिंग है इतनी अच्छी नहीं हुई। लेकिन ये है कि हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ऑन बोर्ड लेना होगा। हमें उनके लिए स्कीम्स और ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान्स इंट्रोड्यूस करने होंगे पाकिस्तान में, ताकि हमारा वो पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि गल्फ स्टेट्स में रह रहा है, और जो कि आपके यूरोपियन स्टेट्स में रह रहा है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें। इसके अंदर 2 फ़ॉर्मूला समझने की ज़रूरत है, कि हमारे जो मोस्टली जो गल्फ स्टेट्स के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, वो अपने घरों को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान पैसा भेजते हैं अपने मुल्क में।
क्योंकि वहाँ पे हमारी मोस्टली 70 to 80% जो हमारी कैटेगरीज हैं वो लेबर कैटेगरी में वर्कफोर्स जाती है। और हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे सैलरी पैटर्न बेहतर है और वहाँ पे स्टैब्लिश्ड हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान्स के साथ आते हैं। तो इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी लाने पड़ेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, और साथ के साथ हमें उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा इन शेप ऑफ कैश। इंसेंटिव्स तो हम दे ही नहीं सकते ना। आईएमएफ ने कहा है कि कोई इंसेंटिव्स नहीं देने आपने, कोई एमिनिसिटी नहीं देनी, कोई सब्सिडी नहीं देनी। अब तो हमने सिर्फ पॉलिसी देनी है और वो पॉलिसी के ऊपर हमने अमल दरामद करना है। अगर हम वो पॉलिसी भी नहीं दे पाएंगे तो जो पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जा रहे हैं हमारी वर्क फोर्स, तो वो उसको तो फिर हम ज़ाया कर देंगे। आप नहीं समझते कि हमें इम्प्रेसिव पॉलिसी देनी है विदाउट एनी इंसेंटिव? देखिए, इसमें हम जब भी कोई पॉलिसीज बनाते हैं तो हमें आईएमएफ को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। हमारे जितने भी अभी लास्ट मंथ में भी हमने कोई इस्लाहात करनी थी तो हमने आईएमएफ के से उसके अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था। तो अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कोई अप्रूवल के लिए अगर आईएमएफ को ऑन बोर्ड लें और उनसे हम सिफारिशात और गुजारिशात करें, तो मैं ये समझता हूँ कि आईएमएफ भी हमें ऑन बोर्ड लेगा। और मगर हमारे अदनान साहब, गुज़िश्ता हुकूमत ने जब बजट पेश किया था तो इंसेंटिव्स दिए थे ओवरसीज पाकिस्तानियों को, तो आईएमएफ ने उसके ऊपर बड़ा शोर मचाया था और फिर वो वापस लेने पड़ गए। नहीं, देखिए, जो लास्ट ईयर अभी जो बजट पेश किया गया उसके अंदर एज सच कोई ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए इंसेंटिव नहीं था। उसके अंदर तो हमारे वजीर खजाना साहब ने सीआईपी लॉन्च और असला मतलब डॉलर लाने की लाइसेंस एक हद तो मुकर्रर कर दी थी ना उस बजट के अंदर। ये तो एक इंसेंटिव दिया था ना अदनान साहब। देखिए देखिए आपने जो बजट के अंदर जो टारगेट रखा गया था 33 अरब डॉलर का, वो 33 अरब डॉलर का हम टारगेट उस सूरत में अचीव नहीं कर सकेंगे जब तक हम कोई इंसेंटिव प्लान्स नहीं देंगे। आपको इन्वेस्टमेंट प्लान्स तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी इसको ऑफर कर सकती है, जिसकी वजह से हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी अपने पैसे की सिक्योरिटी मांगते हैं, ताकि अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे और हम प्रॉपर्टी साइट पे लैंड के अंदर अगर कोई हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को सस्ता स्कीम ऑफर कर दें तो उसके अंदर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताया दान साहब, टिल नाउ 6 लाख पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जा चुका है सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। एक अंदाजे के मुताबिक अगर मैं बात करूँ आपसे प्राइवेट सेक्टर की, जो विजिट वीज़े पे बाहर जा रहे हैं, जो स्टूडेंट वीज़े पे बाहर जा रहे हैं, तो अगर मैं वो आदाद-ओ-शुमार भी शामिल कर लूँ तो कितना पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जा चुका है? देखें, विजिट वीज़े का कोई ऐसा फिगर नहीं होता, क्योंकि विजिट वीज़े के ऊपर हमेशा वही लोग बाहर जाते हैं जो कि एजुकेटेड होते हैं या स्केल्ड टाइप के जो वर्कफोर्स होती है, और ये स्पेशली हमारे गल्फ स्टेट्स के अंदर यूएई, कतर, बहरीन और ओमान वाली साइड पे जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में विजिट वीज़े पे जॉब लेने का असूल जो है वो मुमकिन नहीं है। हमारे जो यूएई वगैरह के सेक्टर में जो हमारी पाकिस्तानी वर्कफोर्स जाती है वो एम्प्लॉयर से डायरेक्ट उनसे हमारे जो एक अंदाजे के मुताबिक कितने पाकिस्तानी जा चुके होंगे सरकारी आदाद-ओ-शुमार को हटाकर? अगर मैं ओवरऑल बात करूं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के फिगर्स भी इसमें ऐड ऑन कर लूं, तो एक अंदाजा क्या है आपका? 8 लाख, 7 लाख, 9 लाख, कितने? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये लाखों में नहीं है, ये हजारों के अंदर ये वर्कफोर्स का ये फिगर है जो कि विजिट वीज़ों के ऊपर जाते हैं और जिनको जॉब्स मिल जाती है वो वहाँ पे अपने वीज़ा को कन्वर्ट करा देते हैं, और जिनको नहीं मिलती तो वो वापस अपने पाकिस्तान मुल्क को आ जाते और हैं। स्टूडेंट वीजे पे जो जा रहे हैं विजिट वीजे के अलावा? देखिए, स्टूडेंट वीज़ा तो हमेशा से पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर हमेशा से चलता रहा है, और स्टूडेंट वीज़े के ऊपर भी हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ और कनाडा और स्पेशली हमारे यूके वाली साइड पे जो हमारी जो हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो हमारे हमेशा से हर साल में जाते रहे हैं। हमारी फिगर जो है वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो हमारी अप डाउन हो रही है, जो कि हमारी कोविड के बाद हुई है। हमारी जो है रिकॉर्ड वर्कफोर्स जो गई थी हमारी 2015 में गई थी, और उस टाइम पे हमारी तकरीबन 9.25 लाख के करीब हमारी वर्कफोर्स एक्सपोर्ट हुई थी। अभी तो हम उस फिगर पे भी नहीं पहुंचे, और मैं ऑफिशियली हम उस फिगर पे नहीं पहुंचे लेकिन अनऑफिशियली तो पहुंच चुके हैं। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर के नंबर्स भी एड ऑन कर लूं जो मेरे पास फिगर्स हैं। अदनान साहब, आप हमारे साथ आइएगा यहाँ पर। साहब, स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग अगर पाकिस्तान से छोड़कर बैरून ममालिक मुंतकिल होंगे तो इससे यकीनन हमें नुकसान तो हो रहा है ना। अगर एक तरफ फ़ायदा होगा तो दूसरी जानिब हमें नुकसान हो चुका है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, देखिए, पहले तो मैं बेग साहब की बात को एक करेक्शन करना चाहूँगा कि हमारी जो वर्कफोर्स जो एक्सपोर्ट हुई है इस साल में सितंबर, वो तकरीबन हमारा फिगर 6 लाख के करीब है, हमारा 8 लाख के करीब नहीं है। प्राइवेट अगर आप इसमें एड ऑन कर लें तो प्राइवेट अगर नहीं, देखिए,
आप तो देखिए सरकारी गिलानी आदादोशुमार के साहब, हिसाब से बात करेंगे ना, आप तो देखिए सरकार, गिलानी साहब आप हमें, तो प्रोमोटर्स देखिए के फिगर्स के हवाले से बात करेंगे। अगर हम जी ओवरऑल देखें बात गिलानी करें। साहब, मैं देखें गिलानी साहब, हमेशा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जो ऑफिशियल फिगर है उसी की बेसिस के ऊपर सारे एनालिसिस किए जाते हैं। ये प्राइवेट जो सेक्टर्स के लोग अंदर प्राइवेट जो बेसिस के ऊपर सेक्टर जितने आप भी लोग जिक्र जाते हैं उसको उसको हम फिगर आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर विजिट वीजे पे वो लोग भी जाते हैं जो कि वापस अपने मुल्क में आते हैं और कुछ अरसे के लिए जाते हैं। दूसरी चीज ये और कुछ समझने लोग की वहां हमें सिर्फ बहुत भी हो अशद जाते हैं। जरूरत, देखें स्लिप हो जाते हैं, वो अशद जरूरत हमें इस टाइम पे ये समझने की है कि हमारे स्किल्स वर्कफोर्स जो है वो ब्रेन ड्रेन के अंदर नहीं आते। ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ब्रेन ड्रेन के अंदर हमारे प्रोफेशनल और हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। स्किल्ड वर्कफोर्स हमारी ब्रेन ड्रेन में नहीं आती। देखें 2015 में अगर हमने 9,25,000 के करीब वर्कफोर्स अगर हमने एक्सपोर्ट की है, तो उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन क्या थी, हमारी 2022-23 के अंदर हमारी पॉपुलेशन क्या है, हम पॉपुलेशन का फिगर आउट भी अगर हम करेंगे तो उसको हम लेके चलेंगे, ताकि हमें तो उस टाइम पे अगर हमने 9 सवा 9 लाख वर्कफोर्स भेजी थी, हमें तो 2022-23 के अंदर हमें वर्कफोर्स 11 लाख के करीब भेजनी चाहिए मगर थी, अदनान साहब, ब्रेन क्योंकि ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बड़ा वास्ट है ना, आप उसको किसी भी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बात नहीं तो ये हो रही है नहीं कि नहीं मुआशी ब्रेन, बदहाली से तंग देखें आकर, ब्रेन, स्किल्ड और देखें अनस्किल्ड, ब्रेन, महंगाई से तंग आकर, देखें स्किल्ड और अनस्किल्ड, अमनो अमान की सूरत से तंग आकर, स्किल्ड और अनस्किल्ड जो हमारी वर्क फोर्स है वो अगर पाकिस्तान छोड़कर जा रही है, तो चले अगर ये पॉजिटिव भी अगर हम ले लें, तो इस पॉजिटिव को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इंजेक्ट कैसे करेंगे अपनी इकोनॉमी में, उसके लिए हमें पॉलिसीज की जरूरत है। अगर जितनी भी वर्क फोर्स है अगर वो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, बैरून ममालिक मुंतकिल हो रही है, और वहां से रेमिटेंसेज, ख्वाह वो सऊदी अरब से हो, यूरोप से हो, अमेरिका से हो, या किसी भी गल्फ स्टेट से हो, अगर वो पाकिस्तान आता है तो हमें फायदा होगा। और वो फायदा इसी सूरत में होगा ना जब हमारी कोई पॉलिसी होगी, और हमारी ये पॉलिसी पायदार है या नहीं है। डॉलर जो अभी नीचे आ रहा है, इसमें मुस्तकबिल के अंदर हम पायदारी देखेंगे या नहीं देखेंगे, इस पर तो एक सवालिया निशान है ना। अगर पॉलिसी बेहतर नहीं हुई तो जितनी भी वर्कफोर्स हमारी बाहर जा रही है, तो इससे हम फायदा नहीं उठा सकेंगे। इस बात को तो आप तस्लीम करते हैं अदनान साहब? देखिए पहले तो सबसे पहले मैं वही बार बार बात करूंगा कि हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स जो है, स्किल्ड वर्कफोर्स हमारी ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट में नहीं आती। हमारी वर्कफोर्स 70 to 80% हमारी लेबर कैटेगरी में जाती है गल्फ स्टेट्स के अंदर, और हमारी अगर कुछ जो ब्रेन ड्रेन वाली अगर हमारी वर्कफोर्स बाहर जा रही है, तो वो हमारे मुल्क को ही बाहर जाके रिप्रेजेंट करती है। आप ये देखें कि किस बेसिस के ऊपर वजीर खजाना साहब ने 33 अरब डॉलर का रेमिटेंसेस का टारगेट 2023-2024 के फिस्कल ईयर का रखा था। देखें वो आपकी इधर की सारी इकोनॉमी को और हमारे क्राइसिस जो इस टाइम पे चल रहे हैं उसी की बेसिस के ऊपर रखा था। उस वक्त सबसे डॉलर पहले की इस टाइम पोजीशन पे, ओपन मार्केट, इंटरबैंक मार्केट में आपको मालूम है कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी, उसके बाद भी पहुंची। तो अगर उन्होंने रेमिटेंसेस का टारगेट रखा था तो उन्होंने डॉलर के फिगर को शायद मिस कर दिया, या डॉलर के फिगर को सामने रखा था। आज जाके अगर डॉलर कम हो रहा है मौजूदा हुकूमत और हमारे अस्करी इदारों की मेहनत से, तो इसका फायदा फ्यूचर में उठा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि हमारे मुल्क में बेरोजगारी तो बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ रही है, उसका तो इम्पैक्ट आ रहा है ना ऑब्वियसली। देखिए सबसे पहले आप ये चीज भी समझिएगा कि हमारे सिंध बोर्ड के अंदर, सिंध के अंदर हमारे पिछले अभी जो मैट्रिक के जो पेपर दिए, तकरीबन 50 लाख बच्चों ने मैट्रिक का पेपर दिया है। जी, 50 लाख पूरे सिंध के अंदर 50 लाख बच्चों ने मैट्रिक का पेपर दिया है, और 50 लाख में से तकरीबन 25 से 26 लाख बच्चों ने आगे इंटरमीडिएट के अंदर एडमिशन लिया है। जी, पहले मुझे ये सवाल, मैं एक सवाल आप लोगों से करता हूं कि ये मुझे 25 लाख जो बच्चे जिन्होंने इंटरमीडिएट के अंदर आगे कॉलेज लाइफ के अंदर एडमिशन नहीं लिया, वो हमारी यूथ कहाँ गई है? हमें पहले अपने उस यूथ एजुकेशन के लिए सिस्टम क्या को जो क्या, बेहतर, उस यूथ के लिए प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं? देखिए मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ। और वो हमारा प्रोग्राम का वक्त 25 खत्म होने लाख वाला है बच्चा अदनान जो, साहब, शॉर्टली बताइएगा। देखें जो वो 25 लाख बच्चा वो हमारा कहा गया। यूरोप के अंदर इस टाइम पे तकरीबन 12 से 15 लाख वर्कफोर्स हर साल चाहिए उनको, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड। जापान को चाहिए 3 से 3.5 लाख वर्कफोर्स चाहिए, उनकी पॉपुलेशन का मसला है, उनके पास यूथ की कमी है, हमारे पास यूथ है। हमें इस यूथ को यूटिलाइज करना है। क्या हमारे पास यूथ की यूटिलाइजेशन पाकिस्तान में है? क्या हमारे एक्सपोर्ट का टारगेट जो 30 अरब डॉलर का रखा है और रेमिटेंसेस का 33 अरब डॉलर रखा है? मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि
अगर 2 साल के लिए 2-3 साल के लिए ये पॉलिसीज़ प्रॉपर्ली बना दी जाए तो हम इसको 45 से 50 अरब डॉलर तक जी रेमिटेंसेस को लेके बिल्कुल जा बिल्कुल, सकते आप हैं। सही कह रहे हैं। पॉलिसीज के रेमिटेंसेस ऊपर सारी बात आ जाती है ना, मैं वही तो आपसे कह जी, रहा हूँ जी, कि इस वक्त पॉलिसीज होनी इसी चाहिए। साहब मिर्जा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान से बड़ी तेजी से शहरियों का इनखला जारी है। जाहिर सी बात है, जब मुल्क के अंदर बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी, तो उससे तंग आकर लोग रोजगार के हुसूल के लिए बैरून ममालिक की राह लेंगे। और देखें, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तवानाई का बहरान होगा, तो जाहिर सी बात है ट्रेड साइकिल हमारा डिस्टर्ब होगा और इसका लामौला असर जो है वो लोगों पर आएगा, सारिफ पर आएगा, रोज़गार पर आएगा। और इसी की वजह से हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत की शरह में इजाफा हो रहा है। हमने अपने टारगेट मिस किए। उम्मीद ये की जा रही है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के बाद हम अपने तरसीलाती ज़र के हदफ को हासिल कर पाएंगे। ये सारी उम्मीदें हैं, लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, अगर उनसे इस्तिफादा उठाना है तो हुकूमत को कोई ना कोई पॉलिसी उनके लिए मुतारिफ करानी होगी, ताकि पाकिस्तान के रिजर्व्स पर इसके मुस्बत असरात मुरतब हो सकें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।